दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है काजी क्विज्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्विज्ड का मतलब होता है किसी से कुछ पूछताछ करना या फिर व्याकुल करना। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ काजी इन आ सिटी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में किसी भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी इस तरह का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए काजी इन ए सिटी, मतलब एक शहर में एक काजी था। He used to employ servants on the condition that if the servant quit job, he would pay fine of 10 times the amount of the agreed salary. But if Qazi himself sacked the servant, he would get 50 times the amount of the agreed salary from काजी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको करके ट्रांसलेट करेंगे। इसको आप ध्यान से समझिए। इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग वाक्य में पास्ट की कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पास्ट की किसी भी आदत का या किसी निरंतरता को दिखाना चाहते हैं तो वहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और एम्प्लॉय का मतलब होता है किसी को काम पर रखना। ही यूज टू एम्प्लॉय सर्वेंट्स। सर्वेंट्स मतलब तो क्या मतलब हुआ? वह नौकरों को काम पर रखता था। ऑन द कंडीशन मतलब कि शर्त पर, दैट की यदि, इफ़ द सर्वेंट क्विट जॉब मतलब कि यदि, और क्विट का मतलब है छोड़ना, त्यागना। इफ़ द सर्वेंट क्विट जॉब, यदि नौकर नौकरी को छोड़ता है। ही वुड पे फाइन। ही वुड पे फाइन मतलब कि वह जुर्माना देगा, जुर्माना अदा करेगा। ऑफ 10 टाइम्स 10 गुणा द अमाउंट ऑफ द अग्रीड सैलरी। दोस्तों, अग्रीड का मतलब होता है किसी बात पर सहमति होना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि यदि कोई नौकर जो है वो नौकरी को छोड़ता है उसे जुर्माना देना होगा। ही वुड पे फाइन ऑफ 10 टाइम, 10 गुना जुर्माना देना होगा। और किस अमाउंट का? मतलब कि द अमाउंट ऑफ द अग्रीड सैलरी, मतलब जो उसकी सैलरी है, मतलब जिस सैलरी पर उससे बात की गई है, उससे सहमति हुई है, उसका 10 गुना उसको देना होगा। बट यदि इफ़ काजी हिमसेल्फ सैक्ड, और दोस्तों सैक का मतलब होता है किसी को काम से निकालना, सेकंड फॉर्म है। बट इफ़ काजी हिमसेल्फ सैक्ड द सर्वेंट, लेकिन यदि काजी खुद उसे निकालता है, ही वुड गेट 50 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द अग्रीड सैलरी, फिर उसे 50 गुना अधिक मिलेगा जो सैलरी, मतलब जो तनख्वाह या कह सकते हैं जो वेतन तय हुआ है उसका 50 गुना उसको मिलेगा फ्रॉम काजी से। तो दोस्तों यहाँ तक आपको इस लाइन अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक जो काजी था वो अपने नौकरों को इस शर्त पर रखता था कि यदि कोई नौकर काम छोड़ता है तो उसे 10 गुना सैलरी का देना होगा। और यदि काजी उस नौकर को नौकरी से निकालता है तो जो काजी है वो उसे 50 गुना उसकी सैलरी का बढ़ाकर देगा। चलिए आगे देखिए। शेख चिल्ली वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब। दोस्तों, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, और ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ कोई काम चल रहा हो।
शेख चिल्ली वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब, शेख चिल्ली नौकरी ढूंढ रहा था। ही हर्ड अबाउट द काजीज ट्रिक। दोस्तों ट्रिक का मतलब होता है चाल, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। हियर मतलब सुनना और हर्ड मतलब सुना। ही हर्ड अबाउट द काजीज ट्रिक, उसने काजी की चाल के बारे में सुना। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया। टू टेक अप द चैलेंज, और उसने इस चैलेंज को मतलब इस चुनौती को लेने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए। काजी एम्प्लॉयड हिम, और ये एम्प्लॉय मतलब काम पर रखना, सेकंड फॉर्म है। काजी एम्प्लॉयड हिम, काजी ने उसे काम पर रख लिया। शेख चिल्ली वॉज ब्रीफ्ड, दोस्त अबाउट द टास्क ही हैड टू डू। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और आप इस वर्ड का मतलब लिख सकते हैं। ब्रीफ का मतलब होता है किसी को कोई काम समझाना, संक्षिप्त रूप में बताना, और ये थर्ड फॉर्म में ब्रीफ्ड। क्या लाइन का अर्थ हुआ इसका? शेख चिल्ली वॉज ब्रीफ्ड अबाउट द टास्क, मतलब कि शेख चिल्ली को काम के बारे में समझाया गया, बताया गया। टास्क ही हैड टू डू, जो उसको करना था। ही हैड टू प्लग 20 एकर्स ऑफ लैंड। प्लग का मतलब होता है हल चलाना, तो क्या मतलब हुआ? ही हैड टू प्लग 20 एकर्स ऑफ लैंड, उसे 20 एकड़ ज़मीन पर हल चलाना था। ब्रिंग वुड फॉर किचन, उसको वुड मतलब कि लकड़ियाँ लानी थी। फॉर किचन फायर मतलब कि जो रसोई घर में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ियाँ होती हैं जलाने के लिए, उसको लाना था उसको। एंड ब्रिंग होम अ किल, और एक शिकार लेके आना था। फॉर द डिनर, डिनर के लिए। बाय आफ्टरनून, मतलब कि दोपहर तक। बेगम ऑफ काजी वुड सर्व हिम अ रोटी, और जो काजी की जो बेगम है वुड सर्व हिम, वो उसको परोसेगी अ रोटी, एक रोटी। एंड अ पिक्चर ऑफ कर्ड, पिक्चर ऑफ कर्ड, पिक्चर का मतलब था सुराही और कर्ड मतलब दही। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बेगम ऑफ काजी वुड सर्व हिम अ रोटी एंड ए पिक्चर ऑफ कर्ड फॉर लंच, मतलब कि जो काजी की जो बेगम है वो उसे एक रोटी और एक मटका या कह सकते हैं सुराही घड़े की परोसे की लंच के लिए। ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया। चलिए आगे देखिए। एंड देयर वर टू कंडीशंस, एंड देयर वर टू कंडीशंस टू द ईटिंग, और इस खाने को लेकर, ईटिंग को लेकर मतलब खाने को लेकर दो शर्तें थीं। द रोटी मस्ट नॉट गेट स्मॉलर, और ये शर्त क्या थी? द रोटी मस्ट नॉट गेट स्मॉलर, जो रोटी है उसे छोटा नहीं होना चाहिए। एंड द कर्ड, और जो कर्ड है जो दही है, मस्ट नॉट बी टेकन आउट ऑफ द माउथ ऑफ द पिक्चर। तो क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पैसिव वॉइस के अंदर वाक्य को बनाया गया। तो शर्त ये थी कि जो रोटी है मस्ट नॉट गेट स्मॉलर, वो छोटी नहीं होना चाहिए। एंड द कर्ड, और जो दही है, मस्ट नॉट बी टेकन आउट, उसको नहीं निकाला जाना चाहिए ऑफ द माउथ ऑफ द पिक्चर, मतलब कि सुराही के मुंह से उसको नहीं निकाला जाना चाहिए। तो ये शर्त थी। चलिए आगे देखिए। शेख चिल्लीज डिपार्टेड टू डू द जॉब, और दोस्तों डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना, निकलना, सेकंड फॉर्म है ये। शेख चिल्ली डिपार्टेड टू डू द जॉब, शेख चिल्ली काम करने के लिए रवाना हुआ। विद ए प्लग, एक हल के साथ। एंड द बुल्स, और बैलों के साथ। ही वॉज फॉलोड बाई काजीज डॉग, ही वॉज फॉलोड बाई काजीज डॉग, और जो काजी का जो कुत्ता था वो उसका पीछा कर रहा था, मतलब वो उसके पीछे था। एट द फील्ड्स, एट द फील्ड्स मतलब कि खेतों पर। शेख चिल्ली डग फ्यू डिचेस, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। डिग मतलब खोदना होता है, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। एट द फील्ड्स मतलब कि खेतों पर। शेख चिल्ली डग फ्यू डिचेस, डिच मतलब कि गड्ढे, जो शेख चिल्ली था उसने कुछ गड्ढे खोदे। देन फिर ही स्मैश्ड द प्लग, और स्मैश का मतलब तोड़ देना। देन स्मैश द प्लग, फिर उसने हल को तोड़ दिया। विद बिग बोल्डर्स, बोल्डर मतलब होता है जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें बोल्डर कहा जाता है, तो उसका मतलब हुआ देन ही स्मैश्ड द प्लग विद द बोल्डर्स, फिर उसने उस हल को बड़े बड़े पत्थरों से तोड़ दिया। एंड मेड अ लोड
ऑफ द स्मैश्ड पीसेस, और जो टूटे हुए, जो स्मैश्ड मतलब जो उसके टुकड़े थे, टूटे हुए जो पीसेस थे, टुकड़े थे, उससे उसने उनका वजन बनाया। टू सर्व एज फायरवुड, मतलब कि सर्व करने के लिए, फायरवुड मतलब फायरवुड लकड़ी की जलाने के लिए जो लकड़ी होती है उसको उसके रूप में उसने उसका एक लोड तैयार कर लिया, वजन बना लिया। देन फिर ही किल्ड काजीज डॉग, और दोस्तों यहाँ काजी के बाद एपेस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब का कि देन ही किल्ड काजीज डॉग, फिर उसने काजी के कुत्ते को मार दिया। एंड कैरीड इट, और उसको ले आया होम, घर ले आया, एज इज किल अपने शिकार के रूप में, अलोंग विथ फायरवुड। अलोंग विथ फायरवुड मतलब कि जो लकड़ियाँ थी जलाने वाली, फायरवुड उसको कहा जाता है, उसके साथ। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ आई गई होगी कि जिस तरह से जो शर्तें थी, तो जो शेख चिल्ली था वो काम के लिए तैयार हो गया, और उसने क्या करा, उसने पिलक को बड़े पत्थरों से तोड़ दिया, और उसकी जो लकड़ियाँ थी उसको उसने तैयार किया, लेकर आया, और उसने साथ ही कुत्ते को भी मार दिया जो काजी का कुत्ता था, और उसको वो लेकर आ गया अपने शिकार के रूप में, और साथ में जो उसने हल को तोड़ा था उसको भी वो लेके आ गया लकड़ियाँ जलाने के लिए। चलिए आगे देखिए। काजी एंड हिज बेगम वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिम सो अर्ली, क्या मतलब हुआ, काजी एंड हिज बेगम, जो काजी और उसकी जो बेगम थी वो सरप्राइज्ड, वो हैरान थे, टू सी हिम सो अर्ली, उसको इतना जल्दी देखकर, अर्ली मतलब जल्दी, इतना जल्दी देखकर उसको हैरान थे। दे क्वेश्चनड, उन्होंने सवाल किया। शेख चिल्ली टोल्ड देम, शेख चिल्ली ने उन्हें बताया, वॉट ही हैड डन, कि उसने क्या किया था। एंग्री काजी थंडर, थंडर का मतलब होता है किस, बहुत ज़्यादा गरजना, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाना। जो एंग्री, जो गुस्से मतलब कि जो क्रोधित काजी था वो बहुत ज़्यादा गरजा, चिल्लाया। गेट आउट ऑफ माई हाउस, उसने क्या कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। शेख चिल्ली सैड, शेख चिल्ली ने कहा, गिव मी 50 टाइम्स माई सैलरी एज फाइन, तो उसने क्या कहा, शेख चिल्ली सैड, गिव मी 50 टाइम्स माई सैलरी एज फाइन। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक, और जब आप कोई भी इम्पेरेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह के सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट की शुरुआत वर्ब से ही की जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, गिव मी 50 टाइम्स माई सैलरी एज फाइन, मतलब कि फ़ाइन के तौर पर, जुर्माने के तौर पर मेरी सैलरी का 50 गुना मुझे दो। हिज वाइफ गेव अ रोटी, जो उसकी पत्नी थी उसने उसे रोटी दी। एंड द पिक्चर ऑफ कर्ड, और एक पिक्चर दिया मतलब सुराही दी कर्ड की, दही की। टू शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हिज वाइफ गेव अ रोटी एंड द पिक्चर ऑफ कर्ड टू शेख चिल्ली, उसकी पत्नी ने शेख चिल्ली को एक रोटी और एक दही की एक सुराही दी। शेख चिल्ली एट द रोटी फ्रॉम द सेंटर, और ये दोस्तों ईट की सेकंड फॉर्म है एट, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शेख चिल्ली एट द रोटी, शेख चिल्ली ने रोटी को खाया। फ्रॉम द सेंटर्स, फ्रॉम द सेंटर मतलब बीच में से। विदाउट लेटिंग द रोटी बिकम स्मॉलर, बिना रोटी को का जो साइज़ था, बिना रोटी को छोटा हुए बिना उसने उसको खा लिया। देन ही मेड अ होल, फिर उसने एक छेद बनाया। एट द बॉटम मतलब कि तल में, बॉटम मतलब तल, तल में उसने एक छेद किया। ऑफ द पिक्चर सुराही के। एंड ड्रैंक, और पी गया था कर्ड, दही को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि फिर उसने उस सुराही के जो तल था उसके अंदर उसने एक छेद बनाया और वो दही को पी गया। चलिए आगे देखिए। काजी सेंस्ड दैट ही वॉज गोइंग टू लूज, और सेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदेशा हो जाना, पता लग जाना। काजी को उस चीज़ का अंदाज़ा हो गया, सेंस हो गई दैट ही वॉज गोइंग टू लूज, कि वो हारने जा रहा है। द बैटल ऑफ विट्स, मतलब ये जो युद्ध है, विट्स का मतलब इस तरह की चालबाजी का जो युद्ध है उसे वो हारने जा रहा है, इस बात का उसे अंदाज़ा हो गया। टू द न्यू सर्वेंट, मतलब उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि वो एक इस नए नौकर से इस तरह का ये जो युद्ध है दिमाग का उसे वो हारने जा रहा है। ही फेल एट द फीट ऑफ शेख चिल्ली, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। ही फेल एट द फीट ऑफ शेख चिल्ली, वो शेख चिल्ली के पैरों में गिर गया। एंड प्लीडेड, और उसने विनती की। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। एंड गो, और चले जाओ। एंड डोंट टेल अबाउट दिस हैपनिंग टू एनीवन, और इस बारे में मतलब इस घटना के बारे में किसी को भी मत बताना। चलिए आगे देखिए। यू हैव रॉब्ड अ गुड मैनी नंबर ऑफ पुअर सर्वेंट्स, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है
ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। रॉब का मतलब होता है लूटना। यू हैव रॉब्ड अ गुड मैनी नंबर ऑफ पुअर सर्वेंट्स। उसने क्या कहा कि आपने कई गरीब नौकरों को लूटा है। यू डिज़र्व नो फॉरगिवनेस। और दोस्तों फॉरगिवनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है माफ़ी, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। यू डिज़र्व नो फॉरगिवनेस। उसने क्या कहा कि आप माफ़ी के लायक नहीं हो, मतलब आप माफ़ी के लिए डिज़र्व नहीं करते हो। यू शैल पे द फाइन। आपको जुर्माना देना होगा। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट आई विल पे। उसने क्या कहा, ठीक है मैं दूंगा। शेख चिल्ली सेड, शेख चिल्ली ने कहा एंड यू मस्ट प्रॉमिस, और आपको अवश्य ये वादा करना होगा दैट यू वॉन्ट एम्प्लॉय एनी मोर सर्वेंट्स, कि अब आप और अधिक नौकरों को काम पर नहीं रखोगे। ऑन सच क्रूअल टर्म्स, इस तरह की क्रूर शर्तों के साथ आप किसी भी नौकर को काम पर नहीं रखोगे। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। ऑल क्रुक्स सूनर और लेटर फाइंड वन हु स्टैंड्स देम अप। दोस्तों स्टैंडन का मतलब होता है सीधा करना, और क्रुक का मतलब होता है बदमाश। ऑल क्रुक्स मतलब जो भी बदमाश होते हैं, बुरे लोग होते हैं। सूनर और लेटर मतलब कि जल्दी या फिर देर में। फाइंड वन हु स्टैंडन देम, उन्हें ऐसा ज़रूर मिलता है जो उन्हें सीधा कर देता है। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, साथ में ट्रांसलेशन भी करने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।